नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। के लिए यह साइंस के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ बातें बताएंगे जिसको आप गौर करिएगा कि आपकी एक प्रश्न के अलावा और सारे प्रश्न की भी तैयारी हो सके। ये तो हमारा पहला प्रश्न यह कर रहा है स्क्रीन पे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या घटती है और उत्पादों की संख्या बढ़ती है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भाई, अभिकारक कहने का मतलब कि अभिकारक होता है एलएचएस में। आपको तो पता होगा, अभिकारक होता है इस साइड और जो तीर के इस साइड होता है ना, वो होता है उत्पाद, यानी कि ये होता है आरएचएस में। तो कह रहा है कि अभिकारक की संख्या घटती है इसकी संख्या और इसकी संख्या बढ़ती है, तो ये होता है अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जब कोई तत्व टूटता है, यानी कहते हैं का मतलब जैसे मान लीजिए CaCO3 एक तत्व कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हीट दिया जाता है ना, इसमें उष्मा दिया जाता है, इसको अगर हीट दिया जाता है, इसमें अगर उष्मा दिया जाता है तो ये उत्पाद के रूप में बढ़ जाते हैं जो कि CaO और CO2 गैस का निर्माण करते हैं। तो देखिए, इसका अभिकारक में कमी आती है और इसका उत्पाद एक से ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि यह अभिक्रिया हुई अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए, हम लोगों का दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान समानता क्या होती है। तो भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 से 2 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में हम लोग जान ले तो भाई, यह एक तनु अम्ल है। इसकी थोड़ी सी भी बूंद आपकी स्किन पे गिर जाए ना, तो आपका स्किन जल जाएगा। और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय पेट में पाया जाता है, जो कि हमारे भोजन को पाचन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। और इसी अम्ल मतलब HCl अम्ल की ही वृद्धि के कारण हमारा पेट में अम्लीयता बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें जलन महसूस होती है। उससे बचने के लिए हम क्षार का उपयोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का गोली लेते हैं, जिसको एंटासिड भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं, इसकी गोली हम लेते हैं, जिससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तब हमारी अम्लीयता कम होती है। आगे देखते हैं, जल में घुलनशील आधार को क्या कहते हैं। तो भाई, जल में घुलनशील आधार होता है ना, उसे क्षार कहते हैं। और क्षार जल में घुल के हमेशा OH- देते हैं, यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। और याद रखिएगा कि अम्ल हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं जल में घुल के, ये बात याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे, चौथा, विद्युत धारा द्वारा जल का विघटन किस प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर हो जाए इलेक्ट्रोलाइसिस पे भी होता है ये। जैसे देखिए, H2O जल होता है और इसमें जब विद्युत डाला जाता है टूट जाते हैं, H2O और प्लस O में टूटते हैं। और ये जो होते हैं ना, H2O माइनस में टूटते हैं, ऑक्सीजन प्लस में टूटते हैं। और ये माइनस कैथोड पे होते हैं, हाइड्रोजन गैस जो कैथोड पे टूटते हैं और ऑक्सीजन गैस एनोड पे टूटते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जब जल में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो हाइड्रोजन गैस किस पे रहता है, कैथोड पे या एनोड पे। तो हाइड्रोजन गैस माइनस में रहता है कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस प्लस में रहता है एनोड पे। ये बात ये दोनों याद रखिएगा। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखते हैं पांचवा, बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा एक ही ओर है तो क्या कार्य करेगा। भाई, इसको समझने के लिए आप सोचिए कि मान लीजिए कोई यहाँ पे बॉक्स है, आप यहाँ पे मुन्ना है, आप यहाँ पे खड़ी हैं, आप इसको धक्का दे रहे हैं, इस बॉक्स को आगे की ओर ढकेल रहे हैं। अगर यह बॉक्स आगे की ओर सीधी दिशा में जाए, मतलब जिस दिशा में आप ढकेल रहे हैं उसको, उसी दिशा में यह बॉक्स बढ़े, मतलब यहाँ पहुँच गया, तो समझिए कि विस्थापन की भी दिशा आपके बल के दिशा में ही है। तो यहाँ पे होता है ना, आपका जो बल का कार्य होता है वो सकारात्मक होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, यानी यह ऑप्शन नंबर धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ये बी होगा। अब देखिए छठा देखते हैं, रुधिर का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो भाई, पहले रक्त के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रक्त होता क्या है। तो भाई, रक्त है ना, जो एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण जो होता है ना, वो अस्थि मज्जा में होता है। ये भी प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जो विनाश होता है, जहाँ जाके मरते हैं रक्त, उसे प्लीहा कहते हैं, प्लीहा। तो इसके बारे में और जान लीजिए कि हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। समझे कि नहीं। ये 3-4 बातें आपको ध्यान में रखना होगा रक्त के बारे में। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा करता है, यानी कि किडनी करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो भाई, प्रकाश की चाल अधिकतम जो होती है ना, वो निर्वात में होती है। यह बात आप गौर करिए, प्रकाश की चाल हमेशा निर्वात में होती है, जो कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मीटर पर सेकंड इसकी यह चाल होती है, यह बात आप याद रखिएगा। और एक बात और है कि ध्वनि की चाल है ना, ध्वनि की चाल और प्रकाश की चाल में एक संबंध है कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से एकदम उल्टी होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है कि नहीं। ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है, परंतु
ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, जबकि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, और ठोस माध्यम में यह प्रकाश की चाल कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। अब देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने प्रस्तावित की? तो भाई डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना है ना, उसे वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तावित किए थे, जो कि 1953 ईस्वी में किए थे इसकी खोज, 1953 ईस्वी में। इसी के कारण 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये दोनों बात आप गौर करिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। और इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और इसका उपयोग ज़्यादातर पेट में एंटासिड के रूप में भी किया जाता है, दांतों की सफाई के लिए भी किया जाता है, और जो टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं ना हम, मुंह धोते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। आप इसका उपयोग ध्यान में दीजिएगा। लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए, भाई लाल लिटमस पत्र अगर नीला हो गया है ना, तो यह क्षारीय होगा। अगर नीला लिटमस पत्र लाल हो जाए तो यह अम्लीय होगा। यह बात आप गौर करिएगा। 10 हो गया। 11 देखते हैं, अस्थायी चुंबक किससे बनता है? अस्थायी चुंबक उस चुंबक को कहते हैं ना जिसमें ध्रुव निश्चित होता है, उसमें निश्चित ध्रुव, उत्तरी ध्रुव N और S निश्चित ध्रुव दे दिया जाता है, वहीं पे वह चुंबक घूरते हैं। अब देखिए, और ये जो अस्थायी चुंबक होता है ना, लोहा का भी बना होता है, परंतु इसमें स्टील ऑप्शन में है, यह हार्ड स्टील का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसमें स्टील नहीं रहता तो लोहा भी इसका आंसर होता है, परंतु यह हार्ड स्टील का ज़्यादा बना होता है, जिसके कारण इसका ऑप्शन सी होगा। मनुष्य की आँख की अधिकतम स्पष्ट देखने की दूरी, तो अधिकतम हो गई भाई ऑप्शन नंबर, इसका एक और ऑप्शन जोड़ लीजिए, इसका अधिकतम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। इसका अधिकतम अनंत है, और न्यूनतम कहता था 25 सेंटीमीटर मानते, पर यहाँ पे अधिकतम की बात कर रहा है, तो इसका अनंत हो जाएगा। कार्बन के किस रूप का उपयोग पेंसिल की नोक में होता है? तो भाई पेंसिल की नोक में कार्बन के ये चारों हैं जो अप्रूफ है, परंतु ग्रेफाइट है ना जिसका पेंसिल के नोक में उपयोग होते हैं। और आपको याद रखना होगा कि ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है, परंतु ये धातु के गुण भी दिखाते हैं, धातु के गुण दिखाते हैं, जैसे कि यह विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? तो भाई विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला सबसे अच्छा पदार्थ तांबा है, जो कि एक धातु है। तांबा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अब देखते हैं हम, ध्वनि तरंगे को मापने की इकाई क्या है? तो भाई ध्वनि तरंग को मापने की इकाई हर्ट्ज है, जिसको HZ कहते हैं। और देखिए, मनुष्य को सुनने की हर्ट्ज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, और निर्वात में ध्वनि का मान 0 होता है। ये दोनों बात आप गौर करिएगा। कौन सा यौगिक अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, जो जल के साथ अभिक्रिया करता है, जो जल के साथ H2O जल के साथ अभिक्रिया करके देखिए एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, H2SO4 बनाता है। ये जो है ना H2SO4 का निर्माण करता है, और यही H2SO4 जब बारिश होती है तो यह बारिश में मिल के नीचे जब गिरती है तो यह अम्ल वर्षा कराती है। इसी के कारण यह SO2 के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। और ताजमहल का जो रंग पीला हुआ है ना, इसी के कारण हुआ है, जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसे लीवर कौन सा रस स्त्रावित करता है? तो भाई लीवर जो रहता है ना, वो पित्त रस स्त्रावित करता है, पाचन की क्रिया में काम आते हैं ये रस। ये रस है ना, जो यकृत तो स्त्रावित करते रहता है, पर वहाँ पे पित्ताशय एक ग्रंथि होता है, जहाँ पित्ताशय में यह रस जमा होता है, और ज़रूरत के अनुसार से पाचन की क्रिया में यह यूज होते हैं। अब देखते हैं, परावर्तन का नियम सभी प्रकार की सतहों पर लागू। जरूर, परावर्तन के नियम सभी प्रकार के सतहों पर लागू। जीवन की मूल इकाई क्या है? तो भाई जीवन की मूल इकाई कोशिका है, सबसे छोटी अंग कोशिका को कहते हैं। अब देखते हैं, अब कोशिका का खोज अब जानवे कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने किए थे। अब देखते हैं 20, तांबा और जस्ता को मिलाकर कौन सा मिश्र धातु है? तो भाई तांबा और जस्ता का मिश्र धातु पीतल है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 21, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो भाई इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट का धातु है ना, वो होता है टंगस्टन का बना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो
गैस रहती है वो होती है, ये होते हैं निष्क्रिय गैस। और ये गैस इसीलिए डाले जाते हैं उसमें क्योंकि यह गैस किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, तो इसे न किसी से इलेक्ट्रॉन लेना होता है और न किसी को इलेक्ट्रॉन देना होता है, इसी कारण यह होते हैं निष्क्रिय गैस। अब देखते हैं लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। तो भाई आपको हम बोले थे कि लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है और पीलिया में इसकी मृत्यु होती है, ये भी बात याद रखिएगा। और लाल रक्त कणिका को तरल संयोजित ऊतक कहते हैं। और एक बात और याद रखें कि हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। अब देखिए 24 देखते हैं, पाचन क्रिया में पाचक रसों का कार्य क्या है। तो भाई पाचक रसों का मेन काम होता है भोजन का पचाना, जो कि शरीर के विभिन्न भागों से निकलते हैं, जैसे लार से भी निकलते हैं, अमाशय से भी निकलते हैं, यकृत से पित्त रस निकलते हैं, अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस निकलते हैं, देखिए, और लार से टाइलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। यही सब पाचक रस हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते हैं और हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर है ना जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीवर में निकलने वाला पित्त रस किस अंग में एकत्रित होता है। तो भाई अभी बताएं कि जो लीवर से पित्त रस निकलता है वो पित्ताशय में एकत्रित होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। तो भाई ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आप जानते हैं क्या होता है। ग्रीन हाउस को हम समझते हैं नॉर्मल सी भाषा में, ये पृथ्वी है ना, अब पृथ्वी में जो लोग रहते हैं और वो जो गर्मी निकालते हैं ना, पृथ्वी के कारण निकलने वाली गर्मी, ये जो गर्मी निकल रहा है वो हमारा ये वायुमंडल है, वो ये वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती है, ये वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती है, जिससे कारण हमारा वातावरण बहुत गर्म हो जाता है। उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। आशा है आप इससे पहले जानते होंगे इसके बारे में, पर यहाँ पे हम आपको समझा दिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव हुआ है कि पृथ्वी से निकलने वाले गर्मी अगर वातावरण के पार न जा पाए और जिससे कि वातावरण हमारा गर्म रहे, उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और इसका मेन उदाहरण है CO2 गैस, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं जब भी आप सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं और वो जो गैस रहती है एकदम गर्म होती है, आप गौर किए होंगे। दूसरा है हमारा मीथेन गैस CH4, ये भी एक ग्रीन हाउस प्रकार का गैस है। तीसरा CFC जो कि फ्रीज में यूज होते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब हैं जो ग्रीन हाउस प्रभावित गैस हैं। अब देखिए ग्रीन हाउस से क्या नुकसान है आपको हम थोड़ा सा तुरंत बता देते हैं कि भाई ग्रीन हाउस से नुकसान ये है ना कि इससे ग्लोबल वार्मिंग की नुकसानी है, ग्लेशियर पिघलने का डर है, ये सब है जो नुकसानी है। जल स्तर बढ़ता है इससे, समुद्र में बाढ़ आने का कारण, सुखाड़ आने का कारण, यही सब होते हैं। और देखिए इससे कुछ फायदे भी हैं, जो एक फ़ायदा है इससे यह है कि यह हमारे वातावरण को गर्म रखता है। अगर यह गैस नहीं होगी तो हमारा वातावरण एकदम ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे जीवन यापन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यह हमारी जो ये फ़ायदा की बात है इससे ग्रीन हाउस के बारे में, और इससे ज़्यादा नुकसान है इसमें। अब देखते हैं 28, हाइड्रोजन गैस को कौन सा तत्व विस्थापित कर सकता है। तो भाई हाइड्रोजन गैस को जिंक विस्थापित कर सकता है, एल्युमिनियम कर सकता है, पर यहाँ उदाहरण में नहीं है। पर यहाँ उदाहरण में आयरन है जो कि अधिक अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन से। तांबा, पारा, सोना, ये तीनों कम अभिक्रियाशील है। सोना तो सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे लोहा है जो विस्थापित कर देगा हाइड्रोजन गैस को। अब देखते हैं कार्बन कितने वैलेंसी लगता है, मतलब पूछ रहा है कार्बन की संयोजकता क्या होती है। तो भाई जैसे कि कार्बन है जो उसकी परमाणु संख्या होती है 6, और देखिए 2, 8, 8 चलता है हमारा अथी, K हो गया, L हो गया, M हो गया, ऐसे करके चलता है कि नहीं। अब देखिए कार्बन के पास है 6, तो पहला कक्षा में 2 हो गया, दूसरा में इसके पास कितना बचा 4, तो यानी इसकी बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी होती है, यानी कि इसका हो जाएगा 4। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो भाई ये तो नॉर्मल सी प्रश्न है कि भाई जब आप सांस छोड़ते हैं तो कौन सी सांस छोड़ते हैं, जिससे कि निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और CO2 होता है और H2O जल लेते हैं। इसी क्रिया से सूर्य के प्रकाश होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्रिया करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि CO2 गैस यहाँ पे। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाएं, और साथ में भाई हम कम प्रश्न इसलिए लगते हैं कि आपको हम समझा पाएँ। हम एक प्रश्न रखते हैं उसके बारे में 4-5 एक्स्ट्रा बातें भी समझाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए फ़ायदा करे, आपका ज्ञान बढ़े। तो भाई अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।